आज इस वीडियो में बात भारत के उन गुमनाम नायकों की जिन्हें अखबारों से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी सुर्खियों में जगह नहीं देती। वो अधिकारी जो भारत के सिस्टम को बदलना चाहते हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो उठाता है सवाल। 1991 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले एक आईएएस अधिकारी जिन्होंने विदेश जाकर अच्छी कमाई का ऑफर ठुकरा दिया और गरीबों के लिए लड़ने का फैसला किया, लेकिन सिस्टम ने उन्हें 34 साल तक सिर्फ सजा दी। क्या है पूरी स्टोरी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो संवेदनहीन सिस्टम का पूरा सच ठीक से जान सकेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। साल 1991 यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले डॉक्टर राजू नारायण स्वामी आईएएस के पहले आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बने। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी एमआईटी ने स्कॉलरशिप ऑफर की। अमेरिका जाने का सुनहरा अवसर था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उनका कहना था कि मेरी आईआईटी की पढ़ाई गरीब भारतीयों के टैक्स से हुई है, मैं इनको कुछ लौटाना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। लेकिन सिस्टम ने उन्हें जो जवाब दिया वो 34 साल तक एक ही संदेश देता रहा कि ईमानदारी की कीमत बहुत भारी है। और पहली पोस्टिंग से ही शुरू हुआ उनका संघर्ष। डॉक्टर राजू नारायण स्वामी ने अपनी पहली पोस्टिंग में एक रियल एस्टेट डेवलपर को धान के खेत भरने की अनुमति देने से मना कर दिया था। यदि वे अनुमति देते तो 60 गरीब परिवारों के घर जलमग्न हो जाते। भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। नतीजा, उनका पहला ट्रांसफर हुआ। फिर 2007 में डॉक्टर स्वामी ने केरल के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री टीयू कुरुविला के बच्चों से जुड़े अवैध भूमि सौदों की गहन जांच की थी। उनकी रिपोर्ट में पाया गया कि इडुक्की जिले में रबर प्लांटेशन की जमीन के सौदे में भारी अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुई थी। इस खुलासे के कारण मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। परिणाम स्वरूप स्वामी को उनके पद से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके बाद कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड यानी सीडीबी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बोर्ड के बेंगलुरु, कोलकाता और मांड्या केंद्रों में लगभग 50 करोड़ के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। उन्होंने पाया कि मांड्या फार्म से 370 सागौन के पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे और ट्रैक्टर्स की खरीदी के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। राजू स्वामी ने इसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित कर दिया, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें समय से पहले उनके पद से हटा दिया गया। ऐसे ही नागरिक आपूर्ति आयुक्त के रूप में उन्होंने तत्कालीन मंत्री अनूप जैकब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। यह मामला राशन डिपो की मंजूरी और नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़ा था। जांच शुरू होते ही फिर से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे ही और भी कई केसेस सामने आए। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चीफ सेक्रेटरी ग्रेड में प्रमोशन की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। वजह बताई गई कि उनके 90 सालाना गोपनीय रिकॉर्ड यानी एसीआर ही मौजूद नहीं थे। स्क्रीनिंग कमेटी उनकी काबिलियत का सही आकलन ही नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता कभी-कभी श्रेष्ठता की भावना यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है, जो अनुशासन और टीम वर्क में रुकावट बनती है। लेकिन इनका करियर देखें तो तस्वीर अलग है। सिविल सप्लाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही हटा दिए गए। 34 साल की नौकरी में 32 बार ट्रांसफर हुए। हालात ये हुए कि एक बार उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया, जब मुझे कोई काम ही नहीं दिया जा रहा तो सैलरी क्यों दी जा रही है। ऑल इंडिया रैंक 1, 34 साल की सेवा, साहित्य अकेडमी अवार्ड विजेता लेखक, कानून में पीएचडी, इन सब के बावजूद सिस्टम ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी नहीं बनने दिया। ये अकेले राजू नारायण स्वामी की कहानी नहीं है, ऐसे ही गिने चुने अधिकारी और हुए हैं। एक नाम है हरियाणा के अशोक खेमका। 34 साल में 57 ट्रांसफर। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील कैंसिल कराने की सजा मिली। महाराष्ट्र के तुकाराम मुंडे 19 से 21 साल में 23 से 24 बार ट्रांसफर हुए। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक और अधिकारी अशोक लवासा। 2019 चुनाव में जब चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह को आचार संहिता उल्लंघन में क्लीन चिट दे दी तो अकेले लवासा ने इसका विरोध किया। उन्होंने डिसेंट नोट लिखा, बहुमत के फैसले से असहमति जताई और डिसेंट को सार्वजनिक करने की जिद की।
नतीजा, सिस्टम ने उन्हें अलग थलग कर दिया और मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद वे एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष बने, लेकिन उनकी लड़ाई ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में संस्थागत स्वतंत्रता और ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है। सिस्टम के खिलाफ बिना झुके लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने आरटीआई के जरिए पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी, खनन घोटालों और पुलिस में गड़बड़ियों को उजागर किया। मुलायम सिंह यादव से लेकर योगी सरकार तक उन्होंने सत्ता के गलत रवैये पर सवाल उठाए, जिसकी सजा उन्हें 30 से भी ज्यादा ट्रांसफर और 2021 में अनिवार्य रिटायरमेंट के रूप में मिली। आज भी वे भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें बार बार निशाना बनाता है। ये कहानी बताती है कि ईमानदारी की राह कितनी कठिन होती है। ये सब वो सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया। राजू स्वामी की बात करें तो उन्होंने 34 किताबें लिखी, साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता, सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड भी पाया, लेकिन भारत का सिस्टम उन्हें बार बार यही सिखाता रहा, ईमानदारी करोगे तो सब कुछ गवा दोगे। उन्होंने हर बार वो कीमत चुकाई। ये कहानियां भारत की उन आवाजों की हैं जो कभी सुर्खियों में नहीं आती। ये बताती हैं कि आज भी कुछ लोग हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर लोगों के लिए लड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम ईमानदार अफसरों को सजा देने के अलावा कुछ और भी कर सकता है? क्या ईमानदारी अब भी सरकारी नौकरी में संभव है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही सच साफ साफ आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप द लेंस को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बने और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।